हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। तो आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का 6th लेक्चर। लास्ट क्लास यानी कि लेक्चर 5 में हम सभी ने सीखा बॉन्ड हॉफ फैक्टर के बारे में, साथ ही हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक क्विक स्नैप भी लिया था वहाँ पर। और आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक को ही इस क्लास में एक्सटेंड करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड हॉफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से रिलेट करके उसे उसके ऊपर अप्लाई किया जाए। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हम सभी आज की अपनी क्लास को। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप की होती हैं। मैंने आपको बताया था वहाँ पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें से पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम RLVP कहते थे। सेकेंड वन वॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। तो वन बाय वन हम उन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि RLVP के बारे में। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ, जब हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने रिलेटिव लोअरिंग को कवर किया था। लेकिन एक बार इसे हम फिर से थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे और बॉन्ड हॉफ फैक्टर से रिलेट करते हुए। तो क्या था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, जिसे हमने क्या नाम दिया था A, तो इसका वेपर प्रेशर कितना होता था प्योर स्टेट में? P0 A के बराबर। ये सब हमने उस लेक्चर में देखा था। अगर मैं इसमें कोई सॉल्यूट B मिला दूं और यहाँ पर B कैसा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसका मतलब कि B का खुद का वेपर प्रेशर कैसा है? 0 के बराबर है। बात आ गई आपको समझ में? तो जब मैंने इस प्योर सॉल्वेंट में ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B मिलाया, तब बनके हो जाता था तैयारी मेरा सॉल्यूशन यानी A+B का, जिसमें सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल, और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। अब हमने यहाँ पर इफेक्ट देखा था कि इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B को सॉल्वेंट के अंदर मिलाने का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम सब ने देखा था कि जब ही हम ये मिलाते हैं B को इसमें, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। मतलब जो भी PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो प्योर सॉल्वेंट यानी A के वेपर प्रेशर से भी कम होता है, PS लेस देन P0 A। ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट आता था। अब फिर हमने इसके बाद एक रिजल्ट यहाँ से निकाला था कि यहाँ पर अगर जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ A की वजह से। A का वेपर प्रेशर अगर इस सॉल्यूशन के अंदर PA है, तो वही PS यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, और ये बराबर होगा किसके? P0A XA के। इतनी सारी बातें हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में सीखी थी। अब यहाँ से हमने निकाला था, डिराइव किया था कि P0A माइनस में PA, इसे क्या हम कहते थे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसे रिलेट कर दूं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो ये जो एक्सप्रेशन बनी P0A माइनस में PA अपॉन में P0A, इसे ही हम क्या कहते थे? इसे ही हम कहते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बराबर होती थी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इतनी सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख चुके थे। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये किसके बराबर आया है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि B का कितना पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। XB मतलब B का मोल का कितना फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। यानी ये पार्टिकल्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि उनके नेचर को। अब नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो यही इसी इक्वेशन से ये बात प्रूव हो जाती है कि RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। बात आ गई ना आप सभी को समझ में? अब यहाँ से देखिए, इसी को हम थोड़ा सा और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे RLVP का यूज़ करते हुए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो कैसे करेंगे इसका यूज़ करते हुए? तो देखिए, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में बात करें, अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ P0A माइनस में PA अपॉन में P0
ए इज इक्वल्स टू एक्स बी, मतलब देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यही होगा बी का मोल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, हम डाइल्यूट क्या, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर इसे बोल दें, तो अगर मेरा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो ए के कंपैरिजन में उसमें बी के नंबर ऑफ मोल बहुत ही कम प्रेजेंट होंगे। तो ये जो पूरा टर्म है NB प्लस Na, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ Na के बराबर भी कंसीडर कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई नंबर है 1 और अगर मैं इसमें 0.000001 और ऐड कर दूँ तो क्या बताइए इस नंबर की वैल्यू पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? नहीं, हम अभी भी यही बोलेंगे कि ये नंबर 1 के ही लगभग बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर B के नंबर ऑफ मोल्स A के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो हम NB प्लस Na, ये जो मेरे लिए टर्म है, उसे लगभग Na के बराबर यानी A के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर ही मान सकते हैं। तो यहाँ से एक्सप्रेशन और रिड्यूस होकर क्या बन जाती है, P नॉट A माइनस में PA अपॉन में P नॉट A इज इक्वल्स टू NB अपॉन में Na। बात आ गई आपको समझ में? तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ से बनी है इसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने में। इस रिडक्शन का देखिए फ़ायदा क्या हुआ, रिडक्शन करने का यहाँ फ़ायदा ये हुआ ना कि अब आपको इस टर्म के कंपैरिजन में बहुत ही लेस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए क्योंकि यहाँ पर ये अब छोटा होकर सिर्फ NB/Na बन चुका है, जबकि यहाँ आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ में डील करना पड़ता जो कि रिलेटिवली टफ होता। ठीक है, ये तो सिर्फ आप किस पे अप्लाई करेंगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, लेकिन हम एक ऐसी एक्सप्रेशन चाहते हैं जो हम लगभग सबके ऊपर ही अप्लाई कर सकें। बात आ रही ना आपको समझ में? तो ऐसी एक्सप्रेशन अब मुझे कैसे मिलेगी, तो चलिए उसे भी हम डिराइव कर लेते हैं। मेरे पास पुरानी एक्सप्रेशन क्या है, P नॉट A माइनस में PA अपॉन में P नॉट A इज इक्वल्स टू XB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। बात आ गई आपको समझ में? इसे आप क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। ठीक है, अब जब दोनों साइड मैंने ये दोनों एक्सप्रेशंस पलट दी तो देखिए यहाँ क्या बन गया, P नॉट A अपॉन में P नॉट A माइनस में PA और इज इक्वल्स टू इधर क्या बन गया, Na प्लस NB अपॉन में NB। बात आ गई समझ में? अब देखिए यहाँ से हम सिंपली क्या करते हैं, दोनों साइड -1 कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड हमने -1 कर दिया और अब फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो P नॉट A माइनस में P नॉट A और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो PA अपॉन में नीचे क्या बचा, P नॉट A माइनस में PA। ठीक है, इज इक्वल्स टू अब यहाँ पर देखिए Na प्लस NB, ये तो पहले से ऊपर है, B का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस में NB अपॉन में नीचे क्या बचा, NB। यहाँ से देखिए अब P नॉट A माइनस P नॉट A ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से NB माइनस NB कैंसिल आउट हो गया, 0 बचेगा। मतलब फाइनल ये अब आपके सामने बचा क्या, यहाँ से PA अपॉन में P नॉट A माइनस में PA इज इक्वल्स टू यहाँ से ऊपर बचा Na अपॉन में नीचे क्या बचा फाइनल NB। ठीक है, इसे आप अब अगेन पलट के पिछली वाली फॉर्म में ही वापस से लिख दीजिए। तो ये देखिए P नॉट A माइनस में PA अपॉन में PA। अब देखिए पिछली एक्सप्रेशन में यहाँ P नॉट A माइनस PA तो सेम है, यहाँ P नॉट A था लेकिन अब यहाँ क्या आ चुका है, PA आ चुका है। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था जबकि ये अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये भी पलट के क्या हो जाएगा, NB/Na। बात आ गई समझ में? ये जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिली ना, इसको आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये भी काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन है क्योंकि हमने मोल वाले टर्म को भी रिड्यूस करके छोटा कर लिया है। बात आ रही ना आपको समझ में? तो ये एक्सप्रेशन फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो ये रिजल्ट आता है ना, ये तो मस्ट है। अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये वाला रिजल्ट है तो हमें याद ही रखना है, बिकॉज एग्जाम में जब भी आएगा हमें ये रिजल्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेटिव अप्रोच की अगर हम बात करें, कैलकुलेशंस करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो हमें ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इस वाले फॉर्मूले से डील करना कैलकुलेशंस में काफ़ी ईजी है। बात आई आपको समझ में? एक चीज़ चलिए यहाँ पर मैं और आपको बता देता हूँ
अगर हम यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए एक और रिलेशन देखें तो आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी पी नॉट ए माइनस में पी ए अपॉन में पी नॉट ए जो होता है ये डाइल्यूट सॉरी यहाँ पे पी ए आएगा फॉर ऑल सॉल्यूशंस, ये इक्वल्स टू होता है यहाँ पर मोलैरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, मोलर मास सॉल्वेंट का अपॉन में 1000 के। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन और होती है, कुछ स्पेशल केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये ओवरऑल हमने क्या कवर कर लिया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर देखिए आपको इसके लिए कोई यूनिट वगैरह मिलने वाली नहीं है, बिकॉज ऊपर भी प्रेशर का टर्म है नीचे भी प्रेशर का टर्म है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने हमारी डिस्कस कर ली फिर से काफ़ी अच्छे से। अब हम सेकेंड वाली यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ेंगे। चलिए अब देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के केसेस में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हेडिंग लिख लीजिए आप सभी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये समझने से पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप सबको एक बेसिक डेफिनेशन मालूम होगी बॉइलिंग पॉइंट की, क्या कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस उबलने लगे, बॉयल होने लगे, यानी कि वो लिक्विड फेज से या सॉलिड फेज से कन्वर्ट होने, सॉलिड फेज से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड फेज में, तो ये तो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर लिक्विड फेज से कन्वर्ट होने लगे वेपर फेज में, तो इसे हम क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये डेफिनेशन रिलेटिवली छोटे क्लासेस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप अब 12th क्लास में आ चुके हैं तो आपको एक काफ़ी हाई फाई डेफिनेशन की ज़रूरत होगी जो एक्चुअल डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसे डिफाइन हम कैसे करते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की लिक्विड फेस, जिस पर किसी सब्सटेंस की लिक्विड फेस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर TB मेरे लिए बॉइलिंग पॉइंट है तो इस टेम्परेचर यानी इस बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ये जो भी सब्सटेंस आपने लिक्विड दे रखा है, उसका प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बात आई आपको समझ में? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इस टेम्परेचर को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बॉइलिंग पॉइंट कैसे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगेन हमारे पास वही प्योर सॉल्वेंट है A, और इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, P0 A के बराबर। जब मैंने इसमें ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसका वेपर प्रेशर खुद का 0 के बराबर है। अब जब मैंने इसे ऐड किया तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो मेरे लिए बना A प्लस B, इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भी कम हो जाएगा, मतलब PA इज लेस देन P0 A। ये तो अभी हमने बातें सारी पीछे देखी। अच्छा, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, रिलेशन ये था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर वेपर प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज कर जा रहा है सॉल्यूशन का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसी घटना को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर में आने वाली इस कमी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में ये जो एलिवेशन हुआ है ना, वो हुआ क्या है, उसका रीज़न क्या है कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो वेपर प्रेशर जब आपने देखा यहाँ सॉल्यूशन का कम हो गया, तो इसका मतलब जो भी नेट यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, P सॉल्यूशन का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। इनिशियली तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कर लीजिए कितना था, TB के बराबर था, सॉरी T0B के बराबर। T0B किसका बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर सॉल्वेंट का, जब ये प्योर स्टेट में था। तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इसका प्रेशर किसके बराबर था, P एक्सटर्नल के।
बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। अब जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर से कैसा हो चुका है, कम हो चुका है। मान लीजिए इस समय ये जो है 5 बार के बराबर था, लेकिन अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर गया है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर तो 5 बार ही है, वो तो सेम रहेगा ना। तो सॉल्यूशन ये चाहता है कि वो अपने प्रेशर को इक्वल कर ले किसके, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर। तो इसलिए वो अपने टेम्परेचर को अब रेज करवाना शुरू करता है, अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करता है, और इसी वजह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपोराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वेपोराइजेशन होगा वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा, और फाइनली वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा जाके। तो इसी वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। समझ के बात आप? अब अगर देखिए इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ये जो चेंज यहाँ पर हो रहा है इसे रिप्रेजेंट अगर हम करें तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? मान लीजिए कि शुरुआत में जो टी नॉट वी की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर। हालांकि इसे हम केल्विन में मेजर करते हैं, बट यहाँ पर अभी आप सपोज करिए डिग्री सेल्सियस में। अब फाइनली यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ सॉल्यूशन का, इसके कंपैरिजन में इंक्रीज कर जा रहा है। अगर यहाँ पर बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट टीबी है, हम अपनी तरफ से मान लें, तो ये बढ़ा होगा, यानी 10 से कैसा होगा, ज़्यादा। सपोज कर लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। कैसे पता चला आपको? जब आपने इस बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट में से ये वाले का बॉइलिंग पॉइंट यानी प्योर सॉल्वेंट का माइनस किया। तो मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे डिनोट करते हैं टी बी यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में टी नॉट बी से। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है आपके सामने डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ये रिप्रेजेंट करती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। टी बी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट बी क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ एक्सपेरिमेंटली और यहाँ पर प्रूफ की गई है। मैंने बोला एक्सपेरिमेंटली, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिस्ट ने ये देखा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलैलिटी यानी स्मॉल m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया है, और ये एक्सपेरिमेंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात हो रही है, हर टाइप के सॉल्यूशंस के लिए नहीं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से देखिए अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के और आगे सॉल्व करें तो इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी जाती एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है KB, और फिर उसके आगे M। अब यहाँ पर KB क्या है, तो KB को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB का नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बात आई आपकी समझ में? इसे एक और नाम से हम जानते हैं, इसे हम इबुलायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, स्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहा जाता है। अब KB होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम KB को डिफाइन करना चाहें तो KB इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा TB अपॉन में M के बराबर। और अगर हम M की वैल्यू 1 मोलल रख दें, मतलब हम 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए बात करें, तो KB किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TB के। यानी कि 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन होता है उसी की वैल्यू KB के बराबर होती है। बात आ गई समझ में? तो इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है, हमसे ये नहीं पूछेगा कि KB को डिफाइन करिए वगैरह वगैरह, हमसे बस पूछता है KB क्या है, तो हम बोल देंगे डायरेक्टली कि KB मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। और अगर आप ये बातें याद रख चाहें कि KB की वैल्यू क्या होती है, KB कांस्टेंट हमें किस तरह से मिलता है, तो और अच्छी बात है। अब आगे यहाँ से देखिए अगर हम इसे और फाइनली रिजॉल्व करें तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। आप सबको मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम थोड़ा और अगर ओपन कर लें यहाँ पर, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू में सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, मोलैलिटी में हम नीचे सॉल्वेंट रखते हैं, ठीक है। और किस में रखा जाता है, केजी में। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है ना कि हमें केमिस्ट्री में जब भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं तो हम छोटे छोटे मासेस लेकर डील करते हैं, जैसे ग्राम वगैरह में। तो अब सॉल्वेंट जो भी मुझे गिवन होगा उसका मास ग्राम में देता है, मुझे उसे कन्वर्ट करके किस में रखना होता है, किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड लगा के। तो जैसे ही आप यहाँ 1000 से नीचे डिवाइड लगाएंगे ना, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ये हमारे सामने क्या इक्वेशन बनी, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये इतनी कॉम्प्लेक्स आपको दिख रही है मगर है नहीं, आपने देखा ना, हमने इसको यहीं से कितना इजीली रिजॉल्व कर लिया है। यहाँ पे ये जो मोलर मास है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे इसी की कैलकुलेशन करने के लिए कहता है। तो इसे मैं अगर यहाँ पर आपके सामने ढंग से अगर थोड़ा इक्वेशन बना के लिख दूँ तो क्या होगा, यहाँ से मैं मोलर मास को इस तरफ ले आता हूँ। तो मोलर मास इज इक्वल्स टू, ये किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का, इज इक्वल्स टू ऊपर क्या है, के बी इंटू वेट किसका, सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपॉन में, अब m इधर आया तो डेल्टा टी बी को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, डेल्टा टी बी इंटू में यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट जो कि हमें किस में रखना होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले में आप ग्राम में, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। ये चीज़ का यहाँ खास ध्यान रखिएगा। तो अब ये जो आपके सामने इक्वेशन बन के आई है ना, इससे आप सॉल्यूट का मोलर मास भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर हमें प्रॉब्लम में कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि मोलर मास आप सॉल्यूट का कैलकुलेट करके बताइए अगर इस सॉल्यूट को डालने पे इतना एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। ये देखिए एक चीज, ये वाला फॉर्मूला अब आप किसके केस में अप्लाई करेंगे, जब आपका कोई भी जो सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूट है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि उसके अंदर एसोसिएट या डिसोसिएट होने की प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ से देखिए ट्विस्ट हमारे सामने आ जाता है वांट ऑफ फैक्टर का, क्योंकि जब तक वांट ऑफ फैक्टर नहीं था तब तक लोग हर सॉल्यूशन के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे, एकदम यही चिपका के रख देते थे और आंसर आता था गलत। क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर में पढ़ते इसमें आपने देखा ही था कि अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया तो वहाँ पर मोलर मास चेंज हो जाता है। तो ये गलतियां दोबारा ना हो, इसलिए हम अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन करते टाइम वांट ऑफ फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस चीज को आपको कैसे पता चलेगा, प्रूविंग क्या है इसकी, तो आप खुद देखिए डेल्टा टी बी यहाँ पर मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलैलिटी खुद नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब कि डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ना कि पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर। इसी वजह से ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो आप क्या करेंगे, तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर आपके सामने केस आ गया एसोसिएशन का या फिर डिसोसिएशन का, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, करना आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ यही फॉर्मूला होगा, m इज इक्वल्स टू के बी। बस देखिए इस फॉर्मूले में आप आगे वांट ऑफ फैक्टर यानी I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I इंटू के बी इंटू में वेट ऑफ सॉल्यूट, अब आप समझी गए, इंटू में 1000 अपॉन में डेल्टा टी बी इंटू वेट किसका, सॉल्वेंट का। अब आप इजीली यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स यानी एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में भी मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो भी हो रहा होगा उसके लिए आपको I की वैल्यू मिल जाएगी और I की वो वैल्यू आप यहाँ पे इजीली अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये
यहाँ पर ट्विस्ट है, देखिए कि वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पर ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करता है। ये मॉडिफाई करके इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला भी अगर आप याद रखते हैं ना तो आप ये इसी से डिराइव कर लेंगे। कैसे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको मालूम है I की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इस फॉर्मूले में आप I = 1 रखिए तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगा। बात आ गई समझ में आपको? तो ये था पूरा एक आइडिया अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी ये टॉपिक हमारा खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ग्राफ के थ्रू हम चेक कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। चलिए ग्राफ देखिए मैं बनाता हूँ आपके सामने। ग्राफ जो हम बनाते हैं वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का बनाते हैं। वेपर प्रेशर इधर बढ़ रहा है वाई एक्सिस पर और टेम्परेचर हमारा एक्स एक्सिस पर इंक्रीज कर रहा है। जनरली हम टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर ही रखते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ से एक ग्राफ मैंने कुछ इस टाइप का बनाया है, ऐसा, ठीक, और दूसरा ग्राफ जो मैंने बनाया है वो कुछ ऐसा, एक कुछ जो है थोड़ा सा इस टाइप में। अब देखिए इसमें से कौन सा ग्राफ किसके लिए है ये पहचानने का भी तरीका बहुत आसान है। वेपर प्रेशर, अगर मैं इसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ, देखिए तो इस टेम्परेचर पे ऊपर मान लीजिए ये T है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? तो जाहिर बात है ऊपर वाला ग्राफ जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की मतलब कि ये किसका ग्राफ है? सॉल्वेंट का, क्योंकि इनिशियली मुझे मालूम है कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। कब? जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो इसका मतलब नीचे वाला ग्राफ किसका है? सॉल्यूशन का, क्योंकि देखिए इस टेम्परेचर पर ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करता है इस जगह और ये वाला ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, मतलब कि ये कम और ये ज़्यादा वेपर प्रेशर है, इसीलिए ऊपर वाला सॉल्वेंट का, नीचे वाला सॉल्यूशन का। अब यहाँ से देखिए सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस से, मैं किसी कांस्टेंट प्रेशर पे बात करने जा रहा हूँ। तो किसी कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए क्या होगा, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन सॉल्वेंट के ग्राफ को यहाँ पे कट करती है, मतलब कि जो भी ये वाला टेम्परेचर है, आपको दूसरी चौक से मैं बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की, जो ये यहाँ पर ग्राफ कट हुआ है, ये वाला टेम्परेचर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि T0B को एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर पे। और ये वाला जो लाइन है यहाँ पर, जो ये सेकेंड वाली लाइन है, ये वाली लाइन किसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि TB को। बात आई समझ में? अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से TB की वैल्यू ज़्यादा है या T0B की, तो ऑब्वियस सी बात है TB की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है। तो ये जो चेंज आपको दिख रहा है T0B से TB तक पहुँचने के बीच में, ये जो चेंज हुआ है टेम्परेचर में, यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है, यानी यही डेल्टा TB के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आप ग्राफ की हेल्प से भी आसानी से बता सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है, बिकॉज ग्राफ में यहाँ आपको कुछ मार्किंग्स वगैरह दी गई होंगी जिन पे वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ को मेजर करके डिफरेंस वगैरह निकाल के आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वाली भी इक्वेशन आपको याद रखनी होगी बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और हमें देखनी होती है, KB की यूनिट, टेम्परेचर तो हमें मालूम है, हम हमेशा केल्विन में मेजर करेंगे, KB की यूनिट हमें देखनी होती है। तो KB इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा TB अपॉन में स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी। डेल्टा TB हम मेजर करते हैं किसमें? केल्विन में, और मोलैलिटी को हम किसमें मेजर करते हैं? मोल पर किलोग्राम में। तो यहाँ पर देखिए किलोग्राम जाएगा ऊपर, यानी कि केल्विन की kg पर मोल, ये यूनिट होती है किसकी? KB की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। तो ये यूनिट भी आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आपसे प्रॉब्लम में KB की वैल्यू भी पूछ सकता है। बात आई समझ में? तो अब हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिया है। इसके बाद चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हेडिंग आप सब भी मेरे साथ में नोट कर लीजिएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सुनिए कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बिकॉज ये बहुत इजी होता है। ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट,
चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसे डिनोट करते हैं हम किससे, डेल्टा टी एफ से। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे डेल्टा टी बी मतलब क्या होता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ बी बॉइलिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से एफ यहाँ पर फ्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ये होता क्या है, इसे भी हम उसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले केस से देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और ये क्या है, इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पी नॉट है। आप लोग बोलोगे बार बार यही तो बताते हैं, तो बार बार बताता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो ये पी नॉट बी जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इसका वेपर प्रेशर होगा 0। और जब फाइनली यहाँ पर बन गया मेरे लिए ये रिजल्टेड सॉल्यूशन A प्लस बी, तो इसका वेपर प्रेशर पी ए होगा, जो कि प्योर स्टेट में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पी नॉट ए से कम होता है। अब यहाँ पर देखिए वेपर प्रेशर घट जाने के कारण बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जा रहा था, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी वजह से इसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यार बॉइलिंग पॉइंट तो वेपर प्रेशर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, मतलब कि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही जैसे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था, तो जाहिर सी बात है इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। बात आई आपको समझ में। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये आप सबको जान लेना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको बेसिक डेफिनेशन तो इसकी मालूम होगी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का और उसकी सॉलिड फेज का, मतलब वो लिक्विड और उसी लिक्विड की जो सॉलिड फेज है उसका वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब प्रेशर किसका, लिक्विड का, लिक्विड फेज का बराबर हो जाए किसके, प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज के। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बात आई समझ में, इसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कह के बुलाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम इस सॉल्यूशन के लिए रिलेटिवली कैलकुलेट करना चाहें कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी क्या आई होगी, तो मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, टी नॉट एफ के बराबर, और जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, टी एफ के बराबर। ये कमी क्यों आई है आप सभी समझ ही गए क्यों आई है ये कमी, क्योंकि जब यहाँ पर मैंने फाइनली सॉल्यूशन को बना दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, जिस वजह से रिलेटिवली उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। बात आई समझ में। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट जो यहाँ पर है वो यहाँ प्योर अपनी स्टेट में था, लेकिन जब मैंने फाइनली यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो अब यहाँ पे आ गया एक सॉलिड भी। ठीक है, सॉलिड होगा वो ये चाहेगा कि मैं अपने वेपर प्रेशर को लगभग लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल रखूं। क्यों, क्योंकि वो खुद तो वोलेटाइल है नहीं। अब ये वेपर प्रेशर इक्वल होने का जो खेल है ना, ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही हो सकता है कि लो टेम्परेचर पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो आपस में इक्वल हो जाए। इसी वजह से ये अपने टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, लो करते जाता है कि जितना ज़्यादा लिक्विड कन्वर्ट होता जाएगा सॉलिड फेज में, उतना ही मैं जो है मेरा वेपर प्रेशर भी उसके इक्वल होते जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सॉलिड तो ये खुद लिक्विड में अब कन्वर्ट हो नहीं सकता। बात आई समझ में। तो इस वजह से यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, तो सब मिला जुला के अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो, क्रिएट हो रही हो, तो आप बस इस वाले जो रिलेशन है कि वेपर प्रेशर घट गया, इसी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये भी याद रख सकते हैं। मैंने आपको इंटरमीडिएट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो थी यहाँ पर अंदर सॉल्यूशन की वो समझा दी सारी की सारी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इसका टी नॉट एफ, इसका टी एफ, यहाँ पर देखिए डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले ज़्यादा रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम वर्ड यूज़ करें डिप्रेशन मतलब घट रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले ज़्यादा रहा होगा और बाद में क्या हो गया, कम हो गया है। तो ज़्यादा वाले में से या आप कम वाले को जब माइनस कर देंगे तो कितना चेंज आया आपको पता चल जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स होता है टी नॉट एफ माइनस में
TF, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, सारा काम आपका इसी से हो जाएगा। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक्सपेरिमेंटली इसके लिए भी सेम रिजल्ट देखे गए हैं जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखे गए थे कि डेल्टा TF भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मोलैलिटी के। और बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो कांस्टेंट हम यहाँ यूज़ करते हैं वो होता है KF इंटू M। KF क्या है, KF को हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूँ। KF यहाँ पर क्या है, KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बात आई आपको समझ में। तो यहाँ से भी देखिए आप फिर से मोलर मास के लिए वही सेम रिजल्ट बना सकते हैं। अगेन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी MB आप लिख लीजिए, पिछले फॉर्मूले में भी आप B कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर B को ही सॉल्यूट मान के चल रहे थे। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले सबसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, या हम डायरेक्टली चलिए इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख लेते हैं क्योंकि आपको मालूम है I इक्वल टू 1 पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो I यानी वांट ऑफ फैक्टर इनटू यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऊपर KF इनटू में वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट इनटू 1000 भी यहाँ हम करेंगे कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम में, अपॉन में नीचे क्या आएगा डेल्टा TF, सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था, इनटू में यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमें किसमें पुट करना होगा, ग्राम में, क्योंकि हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से यहाँ से भी आप मोलर मास के लिए इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला वही वाला है, बस यहाँ पर डेल्टा, वहाँ डेल्टा T भी था, यहाँ डेल्टा TF हो गया है। बात आई आपको समझ में। तो ये किसके बारे में आइडिया था आपका पूरा का पूरा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। इसका चलिए हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट में। चलिए देखते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएं, किसके किसके बीच का हम ग्राफ बनाते हैं, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का। तो देखिए अब यहाँ पर ये एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये वाला ग्राफ मेरे किसके लिए है, ये मेरा ग्राफ है लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, जब मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक है। एक ग्राफ मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ मेरा किसके लिए है, ये सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है, सॉलिड, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं सॉल्वेंट, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, एक पॉइंट ये है, ये वाला, जहाँ पर वेपर प्रेशर देखिए कैसा है, फिक्स है, बाकी और किसी भी पॉइंट पे वेपर प्रेशर दोनों को टच नहीं करता। इसके नीचे आप आइए तो सिर्फ सॉलिड से छू के हट जाता है, और इसके ऊपर आइए तो ये लिक्विड वाले को कट करता है, सॉलिड वाले को छूता भी नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन वेपर प्रेशर ऐसा है जहाँ पर ये दोनों ग्राफ को टच कर रहा है। बात आई समझ में, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर चाहे जो भी हो, टेम्परेचर जो है ये वाला, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा है, बराबर है, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, T0F, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए जब हम सॉल्यूशन का ग्राफ बनाएंगे तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है, इसका मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, वेपर प्रेशर इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो जो भी ग्राफ है वो नीचे से ही बनेगा। तो यहाँ से ग्राफ हमारा बनता है किसके लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। अब सॉल्यूशन का ग्राफ देखिए आप, यहाँ पर सॉल्यूशन वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पे कहाँ कट करता है, तो वो कट कर रहा है कहीं इस टेम्परेचर पे। एक तो टेम्परेचर ये मुझे मिला है T0F, दूसरा टेम्परेचर मैं ये ले लेता हूँ, तो ये सपोज कर लेते हैं कितना है, TF, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। यहाँ पे आप देखिए T0F ज़्यादा है, TF कम है, तो ये जो चेंज आया है टेम्परेचर में TF से T0F तक पहुँचने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF, यानी कि एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात आ गई आपको समझ में। एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पर लिखी ली थी कि डेल्टा TF क्या होता है,
टी नॉट एफ माइनस में टी एफ के बराबर, जो कि आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आप ग्राफ की हेल्प से चाहे इक्वेशंस की हेल्प से आसानी से फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हो रहा है इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आ गई आपको समझ में? तो चलिए अब इसे हम रफ कर देते हैं और पढ़ते हैं हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। हेडिंग भी आप सभी लोग मेरे साथ ही साथ लिख लीजिए ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके और मेरे बीच में कोई टाइम लैग ना रह जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखिए हम लोग कॉमनली डिनोट करते हैं किससे? पाई से, कुछ बुक्स में इसे पी से, कुछ बुक्स में यहाँ तक इसे रो से भी डिनोट किया गया है। तो आप दिल पे मत लीजिएगा इन सब बातों को, ये सब तुच्छ बातें हैं। पाई से हम लोग डिनोट करेंगे, जनरली पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो अगर ऑस्मोटिक को समझना है तो सबसे पहले तो आपको दो प्रोसेस में से एक प्रोसेस नाम होता है उसका डिफ्यूज़न, इसे समझना पड़ेगा कि यार डिफ्यूज़न क्या होता है। समझ में आ गई बात? तो डिफ्यूजन आप सभी पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासेस में, 11th वगैरह में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो सपोज करिए कि ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन के बीच में ना ये मैंने एक कोई मेम्ब्रेन लगा दी है। ये क्या है? कोई मेम्ब्रेन है, कोई झिल्ली है ऐसी। जैसे मान लीजिए मैंने सेलोफिन लगा दी या फिर पार्चमेंट पेपर वगैरह लगा दिया, तो ये उसी कोई झिल्ली है, तो इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्याज वगैरह की आपने देखा होगा, प्याज को अगर आप छीलें तो उसके ऊपर से एक लेयर पतली सी निकलती है, उसे ही हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात आई समझ में? तो उसी टाइप के कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसी में से मैंने कोई सब्सटेंस यहाँ यूज़ करके उसकी एक झिल्ली यहाँ पर लगा दी। एक साइड मैंने यहाँ पर ना कोई ऐसे लिक्विड भर दिया, दूसरा, और यहाँ पर एक साइड इसके कोई दूसरा लिक्विड भर दिया, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये क्या है? ये S1 मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन है, और ये क्या है? S2 यानी कि सेकंड सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए होगा क्या, जब ये मैंने बीच में झिल्ली लगा दी ना, तो इधर के पार्टिकल्स हैं जो, और कुछ इधर के पार्टिकल्स हैं, तो इधर के पार्टिकल झिल्ली में से होके इस तरफ, और इस साइड के पार्टिकल्स झिल्ली में से होके इस तरफ आने लगते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, जिसमें दोनों तरफ से ही पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि यहाँ से ना मूवमेंट जब भी होता है वो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कहाँ से? हायर से लोअर। तो अब आप बोलेंगे यार तब तो हायर से लोअर मतलब एक ही साइड में होना चाहिए, ये दोनों साइड कैसे पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं? तो देखिए एक साइड सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, एक साइड सॉल्यूट ज़्यादा होगा। जिधर सॉल्वेंट ज़्यादा है इधर मतलब जिस तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा है उधर सॉल्यूट कम होगा, और जिधर सॉल्यूट ज़्यादा है उधर सॉल्वेंट कम होगा। तो सॉल्वेंट कम से ज़्यादा की तरफ और सॉल्यूट ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर जाता है। तो इसी वजह से जो मूवमेंट होता है वो दोनों ही टाइप से होता है। किसमें? डिफ्यूजन की प्रोसेस में, हायर टू लोअर। बात आ गई आपको समझ में? अब देखिए एक स्पेशल केस यहाँ पर क्या है डिफ्यूजन का ही, ऑस्मोसिस। एक और प्रोसेस होती है यहाँ पर, ऑस्मोसिस। जरा अब आप सपोज करिए ना कि यही बर्तन था मेरा, बिल्कुल सेम। इधर मैंने एक लिक्विड भर के रखा था S1, ये बीच में ऐसे मेम्ब्रेन डाल दी, फिर से मेम्ब्रेन यहाँ पर मैंने लगा दी बीच में, और इस तरफ कोई दूसरा लिक्विड इस बार भर दिया S2। बात आई समझ में? अब देखिए ये मेम्ब्रेन क्या करती है, मेम्ब्रेन की मैंने क्वालिटी यहाँ पर बदल दी। ऊपर मैंने एक नॉर्मल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगाई थी, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। अब देखिए खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये थोड़ी अलग टाइप की मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल नाम है, इसका मतलब कि ना एक ही तरफ ये परमिएबिलिटी देती है। इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी देखिए दोनों साइड है, ये पार्टिकल्स को इधर से इधर भी जाने देती है, और ये पार्टिकल को इधर से इधर भी जाने देती है, ठीक है, दोनों को ही, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। लेकिन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल को अलाउ करती है अपने अंदर से, और वो होते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये वाली मेम्ब्रेन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। अब अगर आप सपोज करिए कि जो मैंने इधर सॉल्यूशन भर दिया है वो कैसा है, डाइल्यूट है, LUTE, ठीक है, डाइल्यूट है, और इधर वाला सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। तो सॉल्वेंट का डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, क्योंकि ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट होने का मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा, मतलब इधर कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, सॉल्वेंट का। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, यानी सॉल्वेंट कम। और आपको याद रखना होगा कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का ही, मतलब इसमें भी पार्टिकल्स का फ्लो किधर होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। मतलब जो भी फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का वो हायर से किधर की तरफ होगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइड से किधर फ्लो करने लगते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन देते हैं किसकी, ऑस्मोसिस की, कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब अपने आप होने वाला, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, इज नोन एज ऑस्मोसिस। बात आई आपको समझ में, ये क्या है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके दिखाया है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सपोज करिए ना, मैंने ये बीच में क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि SPM, और इसके बाद जो है एक तरफ मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या भर दिया, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ मैंने एक भर दिया सॉल्यूशन। बात आ रही समझ में। तो आप बताइए फ्लो किधर से किधर होगा, तो क्योंकि ये SPM है तो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी, सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है, इधर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है, क्योंकि अब इसमें सॉल्यूट भी आ चुका है। तो अगेन फ्लो किधर होने लगेगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। बात आई समझ में। तो इन ऑस्मोसिस फ्लो की डायरेक्शन आपको याद रखनी है। ऑस्मोसिस में फ्लो की डायरेक्शन किधर होती है, सॉल्वेंट से, सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ में। बात आई समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो अब इसी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के बेस पे ना हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अगेन फिर से एक डायग्राम बना के सारी चीज़ें बनाकर अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि अब आप लोग ये समझ चुके हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आपको ये समझने में भी कोई कष्ट नहीं होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलिए ये हमने बना दिया एक बड़ा सा कटोरा, और कटोरे के बीच में लगा दी हमने एक बढ़िया सी यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जरा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो SPM है यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है और ये नेचुरल भी हो सकती है। ठीक है, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी। अब आर्टिफिशियल जैसे लेबोरेटरी वगैरह में हम लोग जो है कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe CN6 इसकी आर्टिफिशियल SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। इसके अलावा निकिल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके नाइट्रेट जो होते हैं, इनके नाइट्रेट कंपाउंड जो होते हैं वो भी SPM की तरह वर्क कर सकते हैं। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो एनिमल टिश्यू हो गया या प्लांट टिश्यू हो गया, उसके नीचे जो पतली सी परत स्किन के नीचे, जस्ट स्किन के नीचे वाली जो लेयर पाई जाती है वो भी एनिमल SPM का वर्क करती है। यानी कि एनिमल सेल या प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो ये भी SPM का वर्क करता है, प्लांट सेल की। ठीक है, अब SPM से ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो ऑस्मोसिस होता है SPM के थ्रू, इसी की घटना का कुछ एग्जांपल वगैरह देते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि अगर कोई किशमिश है, अगर किशमिश है
और अगर हम उसे पानी में रख दें तो क्यों बताइए वो फूल जाती है, सॉरी, तो क्यों किशमिश को पानी में रखने पर किशमिश फूल जाती है? तो उसका कारण देखिए यही है यहाँ पर कि पानी कैसा है, रिलेटिवली हमारे लिए एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और किशमिश की अगर हम बात करें यहाँ पर तो किशमिश कैसा सॉल्यूशन है, कंसनट्रेटेड। किशमिश के अंदर जो भी मटेरियल है वो कैसा है, रिलेटिवली बाहर वाले पानी के कंपैरिजन में, सॉरी अगेन, कंसनट्रेटेड है। तो यहाँ पर देखिए जो वाटर होता है ना उसका फ्लो किधर से किधर होने लगता है, बाहर वाले डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो किशमिश के अंदर भरा है उसकी तरफ, और इसी वजह से किशमिश ऐसे फूल कर बड़ी हो जाती है। बात आई समझ में? लेकिन अगर इसी फूली हुई किशमिश को, अगेन सॉरी चौक से थोड़ी एलर्जी है मुझे, गलत प्रोफेशन ही सेलेक्ट कर लिया है टीचिंग का। तो यहाँ पर देखिए अगर आप फिर से इसी फूली हुई किशमिश को नमक के पानी में यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में रखने पर देखिए क्या होगा, अब ये किशमिश बाद में ऐसे पिचक कर छोटी हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार जो किशमिश के अंदर का सॉल्यूशन है रिलेटिवली डाइल्यूट हो चुका है और बाहर कैसा है, कंसंट्रेटेड। तो इस बार फ्लो किशमिश के अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि डाइल्यूट से किधर की तरफ हुआ है, कंसंट्रेटेड की तरफ। बात आ गई आपको समझ में? तो इसीलिए किशमिश पिचक कर छोटी हो जाती है। तो देखिए अब ये रीज़न था किसका, किशमिश के वापस श्रिंक हो जाने का। यहाँ पे फूल जाती है और यहाँ पर श्रिंक हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन ऐसे एग्जाम्पल थे ऑस्मोसिस की प्रोसेस पर। हमें किसको समझना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो देखिए इस तरफ इस बार मैंने क्या भर दिया है, सॉल्वेंट, यहाँ पर बीच में क्या लगा दिया, SPM, और इधर मैंने भर दिया एक कंसंट्रेटेड, या चलिए हम नॉर्मली कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं बस सिंपल सा। फ्लो ड्यू टू ऑस्मोसिस किधर से किधर की तरफ होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर हायर टू लोअर का मामला ना होता ना तो देखिए इधर से भी सॉल्वेंट उधर फ्लो हो जाता, तब तो वो डिफ्यूजन हो जाता, बट यहाँ पर डिफ्यूजन एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्लो हो रहा है खुद ब खुद, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से। अब देखिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया बर्तन के ऊपर, ये लग गया बर्तन पे पिस्टन, और अब मैंने इसी पिस्टन में ऐसे हैंडल लगा के इसके ऊपर से प्रेशर डालना शुरू किया। मतलब सॉल्यूशन वाली साइड पे मैं प्रेशर अब लगा रहा हूँ अपनी तरफ से। प्रेशर जब मैं इधर लगाते जाऊंगा ना तो देखिए होता क्या है, ये प्रेशर, क्योंकि आप सबको, आपने फ्लूइड चैप्टर पढ़ा 11th क्लास में, तो आपको मालूम होगा अगर किसी भी जगह हम प्रेशर लगाएं तो वो पूरे एरिया पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये प्रेशर यहाँ इस पूरे एरिया SPM के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रेशर हम यहाँ से डाल रहे हैं ये इधर से आने वाले सॉल्वेंट पार्टिकल्स की ना ब्लॉकिंग स्टार्ट करता है, बोलता है अब रुकने लगो भाई लोग, अब इधर मत आओ। ठीक, लेकिन होता क्या, ये लोग भी मानने वाले हैं नहीं, बोलेंगे SPM ने हम ही को अलाउ किया है, ज़्यादा मत ऐठो। ठीक है, तो ये लोग भी इधर से आने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, दबदबा कायम करने के लिए हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो धीरे धीरे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इस तरफ आना रुकते जाता है, जो ज़्यादा ढीठ होते हैं वही आने लगते हैं। ठीक, यानी कि जब भी हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगा रहे हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुकती जाती है, स्लो होती जाती है। बात आई समझ में? एक पॉइंट कोई ऐसा आएगा, मान लीजिए मैंने पिस्टन को पहुंचा दिया इस जगह पर, ये पिस्टन को मैंने दबाते 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 इस जगह पे पहुंचा दिया, तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा अब कि जब मैंने मान लीजिए कोई प्रेशर लगाया, क्या, P डैश, ठीक है, P डैश प्रेशर पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इधर से इधर आना रुक गया। तो P डैश क्या है, जिस पर ऑस्मोसिस की प्रेशर क्या हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई। तो देखिए वही प्रेशर, ये जो P डैश है, यही प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाए, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की तरफ आना रुक जाए, इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी वो प्रेशर जिस पर
रुक जाए ऑस्मोसिस की प्रोसेस, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई। तो यहाँ पर P डैश किसके बराबर हो जाएगा, पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। बात आ गई आपको समझ में। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि कितना होता है, क्या होता है। ये तो समझ लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी एक इक्वेशन है, वॉल्ट ऑफ इक्वेशन अगर हम देखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा गया है कि पाई जो होता है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा प्रेशर मुझे उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ता है। बात आई समझ में। दूसरी चीज़ कि ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पर हम ये प्रोसेस करवा रहे हैं, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। देखिए यहाँ पर बेसिकली कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये था ना कि पाई नंबर ऑफ मोल्स जो भी प्रेजेंट है यहाँ पर सॉल्यूट के, उनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो n/v ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, c, तो इसीलिए मैंने उसे डायरेक्ट c लिख दिया है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c इंटू टी। और यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आता है कांस्टेंट। तो पाई इज इक्वल्स टू c, कांस्टेंट क्या आता है r इंटू टी। तो r यहाँ पर क्या है, r वही हमारा यूनिवर्सल गैस सॉल्वेंट जो हम आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ते थे। और ये इक्वेशन पाई इज इक्वल्स टू CRT भी आइडियल गैस इक्वेशन के ही कंपेरेबल है। वहाँ पर भी देखिए PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, P इज इक्वल्स टू n/v इंटू RT, और n/v किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन के। तो यहाँ से सेम दोनों इक्वेशन से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। पाई यहाँ से आपको इस इक्वेशन के थ्रू मिल जाएगा। ये किस केस में, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक के केस में। अगर इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो पाई इज इक्वल्स टू आई यानी वॉल्ट ऑफ फैक्टर इंटू CRT कर दीजिए, आपका काम फिर अगेन बन जाएगा। तो यहाँ से फाइनली फिर आप आ जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन करने का मेथड था कि आखिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन करें कैसे। अब यहाँ पर ना एक प्रोसेस और आती है जिसका नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम इन शॉर्ट RO कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, RO। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है चलिए समझें। P डैश वो प्रेशर था जिस पर मेरी ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी। अब अगर मैं क्या कर दूं ना, थोड़ा सा प्रेशर और अगर अब मैंने लगा दिया, यानी इसी सॉल्यूशन साइड पर मैंने एक प्रेशर अब और लगा दिया। मान लीजिए पिस्टन को अगर थोड़ा सा भी और खिसका दिया, सपोज करिए यहाँ तक इतना सा भी अगर, तो ये वाला प्रेशर जो कि P डैश से कैसे, मान लीजिए प्रेशर क्या लगाया मैंने, P0 के बराबर, जो कि P डैश यानी पाई से ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल इस बार सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे ना, वो फ्लो होके किधर की तरफ जाने लगेंगे, सॉल्वेंट वाली साइड। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल के किधर जाने लगेगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। मतलब आपने क्या देखा कि यार ये तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस ही रिवर्स हो गई, इसीलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब अगर सॉल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ हो जाती है, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इस बार ना ये वाली प्रोसेस आपके लिए स्टॉप हो जाएगी, किस केस में, रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में। और यहाँ पे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे तो सॉल्वेंट के ही पार्टिकल, ठीक है, लेकिन इस बार किधर, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। समझ गए। तो ये होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, और यही टेक्निक आप नॉर्मली घरों में आपके जो RO वाटर फिल्टर लगा होता है उसमें भी यूज़ होती है। उसमें देखिए होता है कि आपका जो इम्प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है, और उसमें भरा होता है लिक्विड जो कि एकदम कैसा होता है, प्योर सॉल्वेंट का वर्क करता है। तो जैसे ही आपका जो है कंसंट्रेटेड यानी इम्प्योर वाटर आता है, यहाँ पर बीच में लगी होती है SPM जो आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मेड, इसमें कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल यहाँ पर SPM लगी होती है, उसमें किसी तरह से मैकेनिज्म के थ्रू ये जुगाड़ कर लिया जाता है कि वो इस साइड इतना प्रेशर डाले जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो। तो जैसे ही प्रेशर पड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा,
यहाँ से जो सॉल्वेंट होता है यानी प्योर वाटर वो फ्लो होके आने लगता है इसी प्योर सॉल्वेंट में और हम फिर उसी को ड्रिंक करते हैं। बात आई आपको समझ में? तो यही मैकेनिज्म होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं आरओ। और आजकल उसमें थोड़ा और जम्स वगैरह मारने के लिए यूवी लाइट फिल्टर वगैरह, मिनरल्स वगैरह भी देखिए यहाँ पर सॉल्यूट है पानी में घुले हुए, तो सॉल्यूट तो जा नहीं सकता, तो पानी के मिनरल खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से जब पानी इस एसपीएम को पार करके इधर आ जाता है तो वहाँ बीच में मिनरल कार्टेज वगैरह लगा के उसमें एडिशनल मिनरल्स अपनी तरफ से ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है उसका सिंपल सा, जो आप समझ सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमने देखिए पूरा का पूरा क्या कवर कर लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पोर्शन। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये ऑस्मोसिस किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो ये भी क्या होती है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात आई आपको समझ में? इस तरह से देखिए पूरा ये तो हमारा डिस्कशन हो गया, वांट ऑफ फैक्टर लगा के भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपनी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लॉ, हेनरीज लॉ और सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा, साथ ही हम कुछ टाइप्स के सॉल्यूशंस के बारे में और समझेंगे। और उसके बाद मैं आपको फाइनली ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास को अपनी यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में। तब तक के लिए करिए मेरा इंतजार, और इंतजार करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि वीडियो को रिवाइज करते रहिए ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। टिल देन बाय।